नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स को पावर्ड बाय बीएसई। और आज के इस शो में हम बात करेंगे मिरई एसेट के फ्लेक्सी कैप फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर वरुण गोयल मौजूद हैं, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं मिरई एसेट म्यूचुअल फंड से। हालांकि मिरई एसेट के फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो लगभग जो AUM है इस फंड का वो 4100 करोड़ के आसपास का है। और एज नेम इंडिकेट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, तो यहाँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी का एक्सपोजर आपको मिलता है। रिटर्न्स की बात करें तो सिंस लॉन्च लगभग 15-16% तक के रिटर्न्स इस फंड की तरफ से आते हुए दिखाई दिए हैं। और पिछले 3 सालों में 13-14% के रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर किए हैं। लेकिन करंट मार्केट में किस तरीके की प्लेसमेंट हो सकती है इस फंड के आपके पोर्टफोलियो में एज अ कैटेगरी, किस तरीके का एक्सपोजर हमारे व्यूअर्स को मिलेगा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो, और प्लस ओवरऑल पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज एलोकेशन सही रहता है, और स्पेसिफिकली इस फंड की क्या स्ट्रैटेजी रहती है स्टॉक पिकिंग को लेकर, सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन को लेकर, उस सब को समझने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में। वरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार दीपाली जी, मुझे शो पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वरुण जी, सबसे पहले तो इनफैक्ट एक क्विक कमेंट आपका मार्केट्स पर, क्योंकि US ईरान वॉर का इम्पैक्ट तमाम ग्लोबल मार्केट्स पर, इकोनॉमीज पर देखने को मिल रहा था। अब क्योंकि फाइनली 4 महीने बाद US ईरान डील होते हुए दिखाई दे रही है, क्रूड प्राइसेस हल्का हुए हैं, $80 के नीचे ब्रेंट आया है। कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से? कितना कंफर्ट अब मिलेगा यहाँ पर इन्वेस्टर्स को, या मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से कैसे देख रहे हैं आप यहाँ से अगले 6 महीने, साल भर मार्केट्स के लिए? ये अगर आप साल की शुरुआत को देखें तो जनवरी फरवरी में मैक्रो सिचुएशन बहुत स्ट्रांग थी। सभी कंपनीज के जो रिजल्ट आए थे जनवरी क्वार्टर के, और फिर हमने देखा कि अप्रैल क्वार्टर, सभी कंपनीज के रिजल्ट बहुत स्ट्रांग थे। रेवेन्यू डबल डिजिट में, अगर निफ्टी 500 यूनिवर्स की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में रही। तो ब्रॉडली एक साइक्लिकल अपटिक हम इंडिया में देख रहे थे। वॉर की वजह से जरूर एक मैक्रो कंसर्न बन गया था, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस 100 के आसपास चला गया था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, सभी चीज़ों पे कंसर्न बन गया था। बट अब क्योंकि ये वॉर खत्म हो रहा है और क्रूड ऑयल प्राइस फिर से 80 के नीचे जा रहा है, तो हमें लगता है मैक्रो सिचुएशन इंडिया की बहुत स्ट्रांग है। पिछले साल जो स्टिमुलस मेजर्स हुए थे, जो कि 1 लाख करोड़ ऑफ इनकम टैक्स कट, 2 लाख करोड़ GST कट और 125 बेसिस पॉइंट्स रेपो कट, ये तीनों को आप मिला के देखें तो साइक्लिकल मोमेंटम अभी भी इकोनॉमी में बना हुआ है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जितने भी आ रहे हैं अभी भी काफी अच्छे हैं, और हमारा ऐसा मानना है कि साइक्लिकल अपटिक जो है ये आगे जाके और स्ट्रांग होगा, और जो कि इक्विटी मार्केट्स के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा, एक चीज़ और वरुण जी, रिस्क आपको मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है इस समय, या फिर आप कंफर्टेबल हैं एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स के साथ, या फिर कौन सी वो पॉकेट्स हैं जहां रिस्क अभी भी रह सकता है? देखिए, अभी साइक्लिकल इंडियन सेक्टर्स जो हैं, जैसे कि आप बैंकिंग देखें, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सभी बड़े बेनिफिशियरी हैं। आपके जो मॉनेटरी ईजिंग हुई है, जो GST कट्स हुए हैं, तो वहां पे लगातार अच्छा क्या कहते हैं ग्रोथ अपटिक हमें देखने को मिल रहा है। जो एक कंसर्न बार बार आ रहा था वो कमोडिटी प्राइसेस के बढ़ने की वजह से थोड़ा मार्जिन में प्रेशर पॉसिबल था। अब क्योंकि वॉर खत्म हो रहा है, हम देख रहे हैं चाहे वो मेटल प्राइसेस हैं, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हैं, सब नीचे आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी सेक्टर्स के लिए जो डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन है, वहां पे पॉजिटिव आउटलुक बना रहेगा। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, स्पेशली सेक्टर्स जैसे IT, वहां पे अभी भी कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि एक बड़ा ट्रांजिशन AI की वजह से चल रहा है, और उसमें शायद अभी 1 से 2 साल का समय लगेगा चीजों को स्टेबलाइज होने में। बट जो डोमेस्टिक स्टोरी है वो बहुत स्ट्रांग है, और वहां पे इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, फेयर एनफ। अब बात करते हैं मेरे एसेट के फ्लेक्सी कैप फंड की। तो सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस फंड की जो कोर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो क्या है? देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसा कि नाम में ही निहित है कि ये मार्केट के हिसाब से जो बेस्ट सेक्टर्स, बेस्ट स्टॉक्स हैं उसमें एलोकेट करेगा। लार्ज, मिड और स्मॉल में फ्लेक्सिबल एलोकेशन है। इस वक्त करीब 61-62% फंड जो है वो लार्ज कैप में है, बाकी 38-39% स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में है। अगर उसमें भी आप स्प्लिट देखेंगे तो करीब 24-25% मिड कैप में है और करीब 13% स्मॉल कैप में है। तो हमें लगता है ऑलमोस्ट 60-40 का स्प्लिट इस वक्त हम देख रहे हैं, जो कि लार्ज कैप की वजह से पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी भी मिल रही है, और स्मॉल और मिड कैप एक्सपोजर की वजह से कई सारे अल्फा जनरेटिंग आइडिया, पोटेंशियली अल्फा जनरेटिंग आइडिया भी हमने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किए हैं। तो हमें लगता है क्योंकि स्ट्रक्चर ही फ्लेक्सिबल है, तो ये सभी मार्केट एनवायरनमेंट को
केटर करने के लिए एक बहुत अच्छा व्हीकल है। और हम इसको एक कोर पोर्टफोलियो प्रोपोजिशन की तरह देखते हैं, मीनिंग कि अगर कोई इन्वेस्टर सिर्फ एक ही इक्विटी फंड खरीदना चाहता है तो फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है वो उसके लिए आइडियल कैटेगरी है। ओके लेकिन अगर हम मार्केट में मौजूद बाकी फ्लेक्सी कैप फंड्स से कंपेयर करें तो क्या एज इस फंड में रहेगी, अगर ये समझना चाहें तो? देखिए, कोई पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ वो दो चीजों से आती है, वो किस तरह की स्टॉक पिकिंग और किस तरह का रिस्क मैनेजमेंट उसमें होता है। तो करेक्ट। हमारा ऐसा मानना है कि ये पोर्टफोलियो में हम कई सारे नए आइडियाज जो कि हमें लगता है अगले से 2 से 3 साल में अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ संभव है, वो पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट पे हम लोग हमेशा और प्रोसेस पे बहुत टाइट कंट्रोल रखते हैं, जिससे कि कभी भी बुल मार्केट बेयर मार्केट हम लोग कैरी नो वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे, वो दोज काइंड ऑफ थिंग्स, और एक स्टेबल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के साथ चले। तो हमें लगता है एज अ फंड हाउस मेरे इज नोन फॉर गुड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, और हर एनवायरनमेंट में पोर्टफोलियो शुड स्टैंड सॉलिड, एंड दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड। अच्छा, जैसे आपने भी मेंशन किया, और फ्लेक्सी कैप फंड्स का ही नेचर भी होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम होती है, अक्रॉस ऑल मार्केट कैप्स आप एक्सपोजर कितना भी रख सकते हैं। अब जैसे आपने बताया 60-40 का रेशियो है, 60% के आसपास लार्ज कैप्स में और अराउंड 40% मिड और स्मॉल कैप में। तो दो चीज़ें इसी से जुड़ी हुई आपसे समझना चाहेंगे। पहला तो ये कि क्या अभी भी लार्ज कैप्स पर कंफर्ट ज़्यादा है आपका इन कंपैरिजन टू मिड एंड स्मॉल कैप? देखिए, लार्ज कैप में 2024 से 2026 की जो जर्नी रही, वो लो सिंगल डिजिट अर्निंग ग्रोथ हमें देखने को मिला। तो FY25 में कुछ 3-4% का अर्निंग ग्रोथ था, और अभी FY26 जो साल अभी खत्म हुआ है उसमें करीब 5-6% का अर्निंग ग्रोथ है। FY27 वो पहला साल होगा, हमारा ऐसा मानना है कि जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी 50 कंपनीज का डबल डिजिट, मिड डबल डिजिट हो सकता है। तो हमें लगता है अभी भी एक क्वार्टर का रिजल्ट जरूर इंपैक्ट होंगे वॉर की वजह से, Q1 के, बट अगर पूरे साल को देखें तो 12 से 13% अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी पॉसिबल है लार्ज कैप स्पेस में। जो बड़ी स्टोरी है वो डेफिनेटली आपको स्मॉल और मिड कैप में देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर आप स्मॉल कैप स्पेस देखिए तो 2 साल से अर्निंग्स ग्रोथ फ्लैट है। FY24 to 26 स्मॉल कैप की अर्निंग ज्यादा मूव नहीं हुई, और ये साल हमारा अनुमान है कि स्मॉल कैप स्पेस 20% से ज्यादा अर्निंग्स डिलीवर कर सकता है। और यदि ऐसा रहता है तो स्मॉल कैप स्पेस जरूर अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप ये साल की शुरुआत से देखें, अगर 31 दिसंबर 2025 से अब तक देखें, तो स्मॉल कैप स्पेस ने 13, 14, 15% से आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को। और हमारा ऐसा मानना है क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ बहुत स्ट्रांग बना रहेगा, तो शायद स्मॉल और मिड कैप जो स्पेस है वो निफ्टी 50 को ये साल आउट परफॉर्म करेंगे। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आगे यहाँ से जाते हुए जो वेटेज है, जो एक्सपोजर है, वो मिड कैप स्मॉल कैप्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे? क्योंकि आई एम श्योर हर फंड मैनेजर का टारगेट यही होता होगा कि स्टेबिलिटी भी रहे प्लस मैक्सिमम रिटर्न्स भी वो जनरेट कर पाए। हम स्मॉल और मिड कैप का एक्सपोजर पिछले 6 महीने में लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। ओके। और अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मिलती रहेगी तो फ्यूचर में भी थोड़ा और जगह है इंक्रीज करने का। ओके अच्छा, पिछले 6 महीने में, 6 महीने पहले का अगर हम एलोकेशन समझे तो तब एक्सपोजर लार्ज कैप में मोर देन 60% था। हाँ, तो अगर मैं एक साल पहले जाऊं अगर, तो आपको करीब 70% लार्ज कैप था, और जो कि अब 61-62% के आसपास है। तो हमने स्मॉल और मिड कैप का एक्सपोजर पोर्टफोलियो में इंक्रीज किया है। ओके ठीक है। अच्छा, अगर हम अब पॉकेट्स की बात करें तो कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर आप इस फंड के थ्रू ओवरवेट हैं? देख, जैसे मैंने बोला कि जो साइक्लिकल स्टोरीज हैं, जैसे कि बैंक्स, NBFCs और नॉन लेंडिंग कंपनीज, तो हमें लगता है बैंक्स और NBFC सबसे अट्रैक्टिवली वैल्यूड सेक्टर है। इसमें बहुत कंसर्न था, हमने पिछले 5 साल में नोटिस किया है कि जब भी कोई मैक्रो कंसर्न होता है, चाहे वो कोविड है, रशिया यूक्रेन वॉर है, या फिर आपका ईरान वॉर, तो सबसे ज्यादा पिटाई जो हुई सेक्टर की वो बैंकिंग की हुई, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा, जरूरत से बहुत ज्यादा हुई। बैंकिंग सेक्टर की ग्रोथ अभी भी 15-16% क्रेडिट ग्रोथ हम देख रहे हैं। असेट क्वालिटी अभी भी काफी अच्छी है, और आगे जाके हम निम्स पे जो प्रेशर था पिछले साल, वो भी अब यहाँ से इंप्रूव होना चाहिए। तो बैंकिंग सेक्टर, बोथ बैंक्स और NBFCs में अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो नॉन लेंडिंग कंपनीज हैं वो एनीवेज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आपके एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेटर टाइम्स आगे जाके देखने को मिलेंगे, तो ये सेक्टर अच्छा करेगा। तो ये 30 से 35% पोर्टफोलियो जो है वो ये
ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के आसपास है। और जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं वो डेफिनेटली हम देख रहे हैं लगातार वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी बनी हुई है। इवन मई के महीने में आपने देखा कि चाहे वो पैसेंजर कार्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, सभी में बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली। और हमारा मानना है कि ये लगातार चलेगा। और अब कमोडिटी प्राइसेस क्योंकि कूल ऑफ होने लगे हैं तो इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। तीसरा सेक्टर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स व्हाइट गुड्स का है, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स, क्योंकि काफी सीवियर समर हम इस बार देख रहे हैं और पिछले साल समर काफी माइल्ड था, बारिश ज्यादा थी, इस बार उसका जस्ट अपोजिट है। तो ये सेक्टर जो है इसमें भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और चौथा जो बड़ा हमारा ओवरवेट पोजीशन है वो कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ये जो ओवरऑल पॉकेट है इसमें हम मानते हैं कि ग्रोथ बहुत अच्छा है। 1.5 साल के करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं और यहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ओके अच्छा, क्योंकि पिछले 1 साल में आपने लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में एक्सपोजर थोड़ा सा रीशफल किया है, जिन भी पॉकेट्स का आपने जिक्र किया, क्या पिछले 1 साल में कौन सी वो स्पेसिफिक सेक्टर्स या पॉकेट्स रही हैं जहां आपने एक्सपोजर इंक्रीज किया है स्लोली एंड ग्रेजुअली, या फिर जहां एक्सपोजर कम किया है? देखिए, हमने एक्सपोजर आईटी सेक्टर में कम किया है। जैसे कि मैंने कहा कि वहां पे क्योंकि एआई रिलेटेड एक चर्न चल रहा है तो हमने उसमें डेफिनेटली एक्सपोजर कम किया है। और सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में इस वक्त हम इन्वेस्टेड हैं आईटी सेक्टर में। केमिकल सेक्टर ये एक और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है जहां पे चाइना से बहुत फियर्स प्राइस प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट सेगमेंट में। तो केमिकल एक और सेक्टर है जिसमें हम कॉशियस हैं या अंडरवेट हैं। जो सेक्टर्स में हमने एक्सपोजर इंक्रीज किया है वो क्लियरली कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक सेगमेंट में हमने लगातार एक्सपोजर इंक्रीज किया है। नॉन लेंडिंग कंपनीज, जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज जैसे कि एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, डिपॉजिटरीज, म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसीज, ये सेगमेंट में हमने एक्सपोजर इंक्रीज किया है। और हमें लगता है कि अभी ये ऑटो, ये एक और सेगमेंट है जिसमें लगातार अर्निंग्स मोमेंटम बना रहेगा। तो वहां पे भी हमने पिछले कुछ महीनों में एक्सपोजर इंक्रीज किया है। ओके अच्छा, अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप या फिर लार्ज कैप्स की भी इन जनरल बात करें, तो क्या कुछ स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस होती हैं जिन्हें आप वॉच करते हैं, कब कहाँ एक्सपोजर बढ़ाना है, या फिर सिर्फ कैटेगरी या स्टॉक्स पर फोकस रहता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, आज भले ही कितना भी कंफर्ट आपका हो, लेकिन क्योंकि कैटेगरी थोड़ी सी वल्नरेबल होती है, फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे हों कंपनियों के, अगर मार्केट का मूड बिगड़ता है तो यहाँ पर हैमरिंग ज़्यादा होती है। तो कुछ स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस होती हैं जिनमें ज़्यादा कंफर्ट आपको मिड और स्मॉल कैप में आता है? देखिए, ये जब भी ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक अपटर्न आपको देखने को मिलता है, जब भी अर्निंग्स ग्रोथ ओवरऑल रिकवर होती है, तो ऐसे रिकवरी में स्मॉल और मिड कैप स्पेस हमेशा लीड करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2018 से 2020 का जो टाइम था उसमें भी बहुत सिलेक्टेड लार्ज कैप कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही थी और पोस्ट कोविड पर हमने देखा एक ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी थी और उसमें भी स्मॉल और मिड कैप कंपनीज ने लीड किया। अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं 2013 से 2015 के बीच में भी, तो वो ऐसा टाइम था जब शुरू में सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज ने परफॉर्म किया और उसके बाद धीरे धीरे जब इकोनॉमी और स्ट्रांग हो गई तो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में भी बहुत अच्छी अर्निंग्स रिकवरी आई। तो हमारा ऐसा मानना है कि ऑलमोस्ट 2 साल के जीरो अर्निंग्स ग्रोथ के बाद स्मॉल कैप स्पेस में हम ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स रिकवरी देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 20% की अर्निंग्स ग्रोथ या उससे ज्यादा भी स्मॉल कैप में पॉसिबल है, जबकि लार्ज कैप में शायद 12-13% की अर्निंग्स ग्रोथ होगी। तो ओवरऑल जो हम एक मेट्रिक ट्रैक करते हैं उसको हम बोलते हैं अर्निंग्स यील्ड वर्सेस बॉन्ड यील्ड गैप। तो अगर आप देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड जैसे 6.9% है और लार्ज कैप में ये जो गैप है अराउंड 240-250 बेसिस पॉइंट्स है, जबकि स्मॉल कैप स्पेस में अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स यील्ड करीब 4% है और जो गैप है 270-280 बेसिस पॉइंट्स है। और हिस्टोरिकली जब भी ये गैप इन नंबर्स के आसपास होता है तो अगले 12 महीने में स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये एक अच्छा मेट्रिक है जो हम ट्रैक करते हैं, अर्निंग्स यील्ड वर्सेस बॉन्ड यील्ड गैप। ओके ठीक है, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है उसको समझेंगे वरुण जी से, कुछ और बारीकियों पर करेंगे चर्चा। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स को पावर्ड बाय बीएसई और आज के शो में हम बातचीत कर रहे हैं मिरई एसेट के फ्लेक्सी कैप फंड की और इसी पर बातचीत करने के लिए वरुण गोयल हमारे साथ बने हुए हैं जो सीनियर फंड मैनेजर हैं मिरई एसेट म्यूचुअल फंड से। वरुण जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अच्छा, अब स्टॉक पिकिंग पर फोकस करते हैं। कौन से वो की फैक्टर्स होते हैं जिन पर आपका ध्यान रहता है व्हाइल एडिंग एनी स्टॉक इन द पोर्टफोलियो? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ जो है अगले 2-3 साल का क्या आउटलुक है। नॉर्मली वो सेक्टर्स जहाँ पे रनवे फॉर ग्रोथ लंबा है, जो स्टॉक्स को हम 2-3 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, उसकी प्रेफरेंस रहती है। साथ साथ रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा मेट्रिक है जो कि कैपिटल एफिशिएंसी दिखाता है। लेवरेज बहुत ज़्यादा ना हो, बैलेंस शीट पे कोई स्ट्रेस ना हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो, और ये सबको मिला के जरूरी है कि आप सब एक जो स्टॉक खरीद रहे हैं वो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे खरीदें जिससे कि अपसाइड का पोटेंशियल रहे। तो ये कुछ मेट्रिक हैं जो हम ट्रैक करते हैं कोई भी स्टॉक लेने से पहले। ओके अच्छा, जैसे आपने ग्रोथ की बात की, आपने जो भी फैक्टर्स की बात की, अगर मैं 3-4 मेन पैरामीटर्स को समझूं, कैटेगरी वाइज समझूं कि सबसे पहला क्राइटेरिया आपके रडार पर क्या रहता है व्हाइल पिकिंग स्टॉक अमंग ग्रोथ, मोमेंटम, वैल्यूएशंस या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो कैसे आप प्लेस करेंगे इस कैटेगरीज को? देखिए, इंडिया तो ग्रोथ मार्केट है, तो मेरी समझ में ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, अगर आपका अर्निंग्स ग्रोथ 2-3 साल तक सस्टेनेबली बना रहता है 15 से 20% का अर्निंग ग्रोथ, तो वो एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी कंपनी पे डीपर एनालिसिस करने के लिए। स्पेसिफिक फंड का जो रिव्यू होता है या रीबैलेंसिंग होती है वो कब होती है? कोई सेट फॉर्मेट है, क्वार्टरली, 6 मंथ्स में, या किस तरीके से आप प्लान करते हैं? देखिए, ये तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, इट्स मैनेज्ड एक्टिवली ऑन अ डेली बेसिस। तो कोई ऐसे फिक्स्ड डेट नहीं है जब ये रीबैलेंस होगा, जब कुछ चेंजेस होंगे। एज एंड व्हेन देयर इज अ नीड वी मेक सुटेबल चेंजेस पोर्टफोलियो में। ओके ओके नहीं, बेसिकली ये सवाल पूछने का पर्पस यही था कि सपोज कीजिए आपने कोई भी स्टॉक पिक किया है, कोई भी कंपनी पिक की है, तो कितना समय एटलीस्ट आप उस स्पेसिफिक कंपनी को देते हैं ताकि जो भी जिन भी पैरामीटर्स पर या जिन एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे आपने उस कंपनी को शामिल किया है वो खरा उतरे? तो एटलीस्ट कोई टाइम होराइजन किसी भी कंपनी को ऐड करने के बाद जो आप देते हो? देखिए, टिपिकली अगर आप किसी कंपनी, जैसे हर क्वार्टरली रिजल्ट्स हर कंपनी के आते हैं, तो आप 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर, कई बार क्या होता है कुछ रेगुलेशंस की वजह से, मार्केट एनवायरनमेंट की वजह से कंपनीज कई बार अपनी गाइडेंस मीट नहीं कर पाती हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए वो चीज़ें, क्योंकि बिजनेस है ये एक्सेल शीट की तरह नहीं चलता है, तो कुछ वेरिएशंस रहेंगी। लेकिन अगर वेरिएशन गाइडेंस से बनी रहती है 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो आपको जरूर उसको रिव्यू करना होता है कि कहीं ना कहीं या तो आपकी एक्सपेक्टेशन में गलती है, या आप बिजनेस को समझ नहीं पाए हैं प्रॉपरली, या कोई एक बड़ी हेडविंड कंपनी के बिजनेस के लिए आ गई है। तो इसके लिए जरूरी है आप कॉन्टिन्यूसली उसको इवैल्यूएट करते रहें। और आजकल हर कंपनी का डिस्क्लोजर लेवल्स बहुत इंप्रूव हो गए हैं। सब कम्युनिकेशन बहुत ट्रांसपेरेंट होती है, बहुत टेक्नोलॉजी टूल्स हैं अवेलेबल जिसकी वजह से आप कंपनी को और बेहतर एनालाइज कर सकते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन टिपिकली 2 से 4 क्वार्टर का वक्त हम जरूर देना चाहते हैं किसी भी कंपनी को डिलीवर करने के लिए। और वरुण जी, जो कॉम्पोजिशन आपने शुरुआत में इस डिस्कशन के बताया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं इस फंड में या थोड़ा बहुत कैश पर भी हैं? लेस देन 1%। ओके अच्छा, अब पोर्टफोलियो कंपोजिशन की बात करें। जैसे आपने कहा कि कोर इन्वेस्टमेंट फंड रह सकता है पोर्टफोलियोज में, लेकिन वो इन्वेस्टर्स जिनके पोर्टफोलियोज में ऑलरेडी इक्विटी फंड शामिल हैं, वहां पर फ्लेक्सी कैप फंड कहाँ फिट होता हुआ आप देखते हैं? देखिए, ओवरऑल हम देखते हैं कि अगर 100 रुपीज का इक्विटी एक्सपोजर है किसी भी पोर्टफोलियो का, तो हमारा रिकमेंडेड एलोकेशन है कि आप 60% लार्ज कैप और 40% स्मॉलर मिड कैप, ये आपका ब्रॉड एक एलोकेशन है इन द इक्विटी एलोकेशन। अब उसमें हर इन्वेस्टर को ये डिसाइड करना है, जज करना है कि ये जो 100 रुपीज का उसका इक्विटी एलोकेशन है वो किस तरह से स्प्लिट है। और अगर, जैसे मैंने बोला, फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड है जो कि पूरे वो 100 रुपीज ऑफ एलोकेशन को टेक केयर कर सकता है। तो उस हिसाब से ये एक परफेक्ट फिट है, जब से इन्वेस्टर को खुद से रीबैलेंस करने की चिंता नहीं करनी है, उसको हर क्वार्टर, हर 6 महीने, हर 1 साल में डिसाइड नहीं करना है कि कुछ सेल करें और फिर कुछ और बाय करें। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने आप में वो सारे काम खुद से कर सकता है। ओके और करंट मार्केट्स जो हैं, ऐसे में फ्लेक्सी कैप फंड को ऑप्ट करना
नए पोर्टफोलियो कंपोजिशन के हिसाब से क्या एक वायबल डिसीजन हो सकता है? और एटलीस्ट अगर कोई आज इन्वेस्ट करता है इस फ्लेक्सी कैप फंड में, मेरे एसेट के या किसी और फ्लेक्सी कैप फंड में, तो कितना होराइजन एटलीस्ट वो लेकर चले? देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड के लिए एक अच्छा टाइम होराइजन 3 साल का है। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास मीडियम टर्म व्यू है, जो कि आप 3 साल का व्यू लेकर आए, 3 साल तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो फ्लेक्सी कैप में आज लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ओके अच्छा, एक फाइनल सवाल आपसे रहेगा वरुण जी, एक पीस ऑफ एडवाइस जो आप हमारे म्यूचुअल फंड व्यूअर्स को देना चाहें, इन्वेस्टर्स को देना चाहें विद रिगार्ड्स टू ओवरऑल पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन, क्योंकि 2-3 गलतियां जो आमतौर पर निवेशक करते हैं वो ओवरलैपिंग की करते हैं। मार्केट खराब होता है तो पैनिक होकर एग्जिट करते हैं या फिर SIPs रोकते हैं। क्या सजेशन यहाँ से ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो भी पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन कर रहा है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें पेशेंस, जो कंपाउंडिंग का मैजिक है उसको दिखने में 5 से 7 साल लगते हैं। अगर आप एक 25 साल के 30 साल के इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इन्वेस्टिंग जर्नी अभी शुरू की है, और ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मार्केट में जो अभी जस्ट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूंगा कि आपको शुरू के 2-3 साल शायद वो कंपाउंडिंग दिखती नहीं है, क्योंकि वो 10, 12, 15% आपको, लेकिन अगर 5 साल 7 साल बाद सडनली आप रियलाइज करेंगे कि अरे ये तो अच्छा एक बकेट और अच्छा एक पॉट ऑफ मनी बन रहा है। तो कंपाउंडिंग का मैजिक दिखने के लिए 5 से 7 साल का होराइजन रखें, चाहे जो भी फंड आपके पास हो, बट उन सबको समय दें। और 5-7 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि एक अच्छा डिसीजन मैंने 5-6 साल पहले लिया था। ओके चलिए, शुक्रिया वरुण जी आपका आने के लिए शो में और इस फंड से जुड़ी हुई तमाम बारीकियां हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये चर्चा हुई मेरे एसेट फ्लेक्सी कैप फंड की, जहां पर वरुण जी ने समझाया कि ये कोर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फंड हो सकता है। यहाँ पर 60% के आसपास का एक्सपोजर आपको लार्ज कैप्स में मिलता है, 40% के आसपास का एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में मिलता है, और पिछले 1 साल में जो एक्सपोजर है वो मिड कैप स्मॉल कैप्स की तरफ इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। फाइनेंशियल्स, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर इस फंड के थ्रू ये ओवरवेट हैं। तो ये तो बातचीत हुई मेरे एसेट के फ्लेक्सी कैप फंड की। इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।